हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए फाइनेंस से रिलेटेड एक वीडियो लेकर के आया हूँ। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने या तो नई नई जॉब ज्वाइन की है या फिर नई जॉब ज्वाइन करने वाले हैं या फिर उन्होंने जॉब करते हुए कुछ साल गुजार दिए हैं। आप में से मैक्सिमम वैसे लोग जिन्होंने 2 या 3 साल जॉब करते करते गुजार दिए हैं, वो भी मेरी इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे कि या तो उनके सेविंग अकाउंट्स में 0 रुपीज़ है या फिर ना के बराबर है। तो आज मैं आप लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग के कुछ स्टेप्स बताने वाला हूँ जिनका यूज करके आप बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाएंगे और अपने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ढूंढ पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, जिसका फर्स्ट स्टेप है हेल्थ इज वेल्थ। दोस्तों, बहुत ही ओल्ड सेइंग है कि हेल्थ इज वेल्थ। मैं इसमें नहीं मानता। मैं मानता हूँ हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर रह चुके राकेश झुनझुनवाला जी भी अपने जीवन के आखिरी इंटरव्यूज में ये बात कह चुके हैं कि उनके ज़िंदगी का सबसे खराब इन्वेस्टमेंट उनके द्वारा हेल्थ में किया गया था। इसलिए हमें ये गलती नहीं करनी है, हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है और हेल्थ पे बहुत ध्यान देना। अपने सेकंड स्टेप में हम बात करेंगे पर्सनल इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। दोस्तों, आपके माँ बाप ने आपकी एजुकेशन को लेकर, आपको बड़े करने को लेकर बहुत पैसे खर्च किए हैं, जिनके वजह से उनके पास बहुत अच्छी सेविंग नहीं होगी। इसीलिए आपको, जो अभी एक अर्निंग मेंबर है, एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपके फैमिली को, भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो जाता है, तो आपके फैमिली को प्रोटेक्ट करती है और किसी भी बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बचाती है। इसलिए एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस अपने लिए ज़रूर लें। इसके अलावा अगर आपकी शादी हो गई है तो अपनी वाइफ के लिए, अगर आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चे के लिए और अपने माँ बाप के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आजकल इंडिया में हेल्थ कॉस्ट जो है, मेडिकल कॉस्ट जो है, वो बहुत तेज़ी से राइज कर रहा है। इसलिए एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर लें। या तो पॉलिसी बाजार जैसी वेबसाइट से ले सकते हैं या फिर एजेंट के थ्रू ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, पर ज़रूर लें। दोस्तों, फाइनेंशियल जर्नी की हमारी तीसरी और एक महत्वपूर्ण स्टेप है इमरजेंसी फंड की। इमरजेंसी फंड ऐसा फंड है जो कि अगर आपकी जॉब चली जाती है या फिर कोई फाइनेंशियल इशू आ जाता है तो यह फंड आपकी मदद करेगा। यह फंड कितना बड़ा होना चाहिए वो ही समझते हैं। कम से कम आपकी मंथली जो भी खर्च है उसका 6 टाइम्स होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका रेंट 10,000 है, ग्रोसरीज में आप 5,000 रुपये खर्च करते हैं और इंश्योरेंस का प्रीमियम 3,000 रुपये, तो आपको 18,000 पर मंथ के हिसाब से 6 मंथ का जो भी अमाउंट है उसको साइड एक लिक्विड फंड में या फिर ऐसा एफडी में रखना चाहिए जिससे आप कभी भी निकाल सकें। तो टोटल आपको, अगर 18,000 आपका मंथली खर्चा है तो टोटल आपको 1,08,000 रुपीज़ साइड रखना चाहिए। इस इमरजेंसी फंड को ना ही आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, ना ही किसी लॉन्ग टर्म के एफडी में इन्वेस्ट करेंगे। इसको बिल्कुल साइड रखेंगे ताकि इमरजेंसी के टाइम पे आप इसको यूज कर सकें। तो दोस्तों, अब हमारा तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है इमरजेंसी फंड का। अब हम आते हैं अपने चौथे स्टेप में, जो कि है बजटिंग। बहुत सारे रूल्स हैं, 50-30-20 रूल्स, 70-20-10 रूल्स, जिनमें मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं सिंपल चीज़ों में विश्वास रखता हूँ और इसलिए मैं बस आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप अपनी सैलरी का, जो भी आपकी सैलरी है, उसका 20% कम से कम सेव करें और उसको फर्दर इन्वेस्ट करें। झूठ का ये 50-30-20 रूल और 70-20-10 रूल लोगों ने बना दिया, इनका कोई मतलब नहीं है। 80% आप अपने नीड पे, वांट्स पे, जिस पे चाहे खर्च कर सकते हो।
बट कम से कम 20% अपनी सैलरी का जरूर बचाएं। दोस्तों, अब हम आते हैं अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के 5वें स्टेप में, जो कि है इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 है, इसमें आप 20% यानी 6,000 पर मंथ बचा रहे हैं। आप जितना भी पैसा बचाएं उसका कम से कम तो 70% इक्विटी मार्केट में और 30% डेट मार्केट में, जैसे कि एफडी हो गया या फिर गोल्ड बॉन्ड्स हो गया, ये सब में इन्वेस्ट करें। अब आप बोलेंगे कि पूरा का पूरा इक्विटी मार्केट में या पूरा का पूरा एफडी में क्यों नहीं कर सकते? तो दोस्तों, एफडी का इंटरेस्ट होता है 7 से 8% मैक्सिमम, जो कि बहुत कम है। और इक्विटी मार्केट में अगर आप देखेंगे तो एवरेज इंटरेस्ट आपको 11 से 12% मिल जाता, हालांकि वहाँ रिस्क है। तो आप दोनों को मैनेज करने के लिए 70% इक्विटी मार्केट में डालेंगे और 30% एफडी में। एफडी से आपको फायदा ये होगा कि अगर कभी इक्विटी मार्केट क्रैश होती है, जैसे कोविड के टाइम पे हुआ या आर्थिक मंदी के टाइम पे होता है, उस टाइम पे आप एफडी से कुछ पैसा निकाल के अपने अच्छे इन्वेस्टमेंट इक्विटी मार्केट में और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। उस टाइम पे आपका इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा रिटर्न देगा, इसलिए इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें। दोस्तों, हमारा 6th स्टेप है क्रेडिट कार्ड या लोन्स। दोस्तों, मैं क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ, हालांकि मैं सारे पेमेंट्स टाइम पे भी करता हूँ। तो अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का यूज करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, लेकिन सारे पेमेंट्स टाइम पे करें, कभी भी पेमेंट्स पे डिफ़ॉल्ट ना करें और हमेशा पूरा बिल का भुगतान करें। एक मिनिमम अमाउंट पेमेंट करने का ऑप्शन होता है उसमें, वो बिल्कुल नहीं करें। दोस्तों, कभी भी आप कोई बड़ा लोन सोच समझ कर लें, एक बार नहीं 2 बार ज़रूर सोचें। अगर आपको कार लोन लेना है या फिर होम लोन लेना है, आप 2 बार ज़रूर उसको सोचें। हम कपड़ा खरीदने जाते हैं तो इतना सोचते हैं 1,000-2,000 की शॉपिंग में, और जब हम लोन लेना सोचते हैं कार के लिए या होम लोन के लिए, तो हम अपने अमाउंट को बिना सोचे समझे बढ़ा देते हैं। इसलिए ये सब चीज़ सोच समझ कर करें, ताकि आपका फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना करे। दोस्तों, यह वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, तो अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको इस तरह की फाइनेंशियल नॉलेज या फिर स्टॉक रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस चैनल पे और भी स्टॉक रिलेटेड वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, तो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।